हे हाय एवरीवन। मैं नवीन पाठक और मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने अकाउंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डेबिट एंड क्रेडिट किए कैसे जाते हैं या डेबिट या क्रेडिट होता कैसे है। तो जो भी लोग बिगनर्स हैं, जो अकाउंटिंग अभी सीख रहे हैं, 11th में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं एज लाइक सीए फाउंडेशन से इंटरमीडिएट या फिर सीए फाइनल्स, वो लोग भी जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं। आज मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों को उठाऊंगा कि डेबिट एंड क्रेडिट में बेसिक चीज़ें क्या हैं। मैं आपको एकदम आज एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको डेबिट और क्रेडिट करने में कभी भी दिक्कत ना आए, आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने हेडिंग लगा रखा है डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ठीक है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको अगर समझना है तो देखिए मेरे पास जो है 1 रुपए का एक कॉइन है, ठीक है। दिस साइड इज, ठीक है, एंड दिस साइड, ये दोनों साइड, एक साइड को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और दूसरे साइड को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस कॉइन में दो साइड हैं, हेड एंड टेल, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं और अपोजिट साइड हैं। यानी कि ये भी 1 रुपीज और ये भी इक्वल एंड अपोजिट साइड इन अ कॉइन लाइक हेड एंड टेल। दैट मीन्स हर एक ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं, ठीक है, ठीक। एक को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, और दूसरे को क्रेडिट साइड, ठीक है, ठीक। तो आप इसमें क्या करिए, एक को डेबिट मान लीजिए, दूसरे को क्रेडिट मान लीजिए। यानी कि हेड आप डेबिट मान लीजिए और टेल को क्या करिए, क्रेडिट मान लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में जो है सिंपली जो है, अगर विजुअलाइज तरीके से आप समझना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपके पास 1 रुपए का क्वाइन है या कोई भी क्वाइन है या कोई भी नोट है, उसके दो साइड होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट को लेकर के कुछ मिसकंसेप्शंस हमारे अंदर बने हुए हैं। उन मिसकंसेप्शंस को हमें क्या करना होगा, समाप्त करना होगा, हटाना होगा। वो मिसकंसेप्शन क्या है, लोग पूछते हैं क्या सर डेबिट एंड क्रेडिट गुड हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। नहीं, देखिए पहला क्या है, नाइदर गुड नॉर बैड, ठीक है। डेबिट्स एंड क्रेडिट, फर्स्ट क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट neither good nor bad, ठीक है। यानी कि ये ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे हैं, ठीक है। ना तो आप इनको अच्छे कह सकते हैं और ना ही बुरा कह सकते हैं, ठीक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट नाइदर गुड नॉर बैड। पहला मिसकंसेप्शन कि ये अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है, ठीक है, दोनों चीज। दूसरा मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में क्या चलता है कि क्या सर डेबिट एंड क्रेडिट सेम है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की तरह, ठीक है। यानी कि एक को ऐड कर दो, दूसरे को सब्ट्रैक्ट। नहीं भाई, ये भी मिसकंसेप्शन है, ये भी गलत है, टोटली गलत है। यानी कि डेबिट्स एंड क्रेडिट आर नॉट द सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। डेबिट एंड क्रेडिट्स are not the same as adding और subtracting। यानी कि ये एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग की तरह सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दो कंसेप्शन को, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट समझने से पहले आपको इन दो कंसेप्शन को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा दो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन है जो हमारे दिमाग में बने होते हैं, आपको इन मिसकंसेप्शंस को क्या करना है, हटाना है, ठीक है। आपको समझना है कि डेबिट और क्रेडिट ना तो अच्छे होते हैं ना ही बुरे हैं। डेबिट और एंड क्रेडिट नाइदर गुड नॉर बैड,
डेबिट एंड क्रेडिट्स आर नॉट द सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ठीक। अच्छा, डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड यूज क्यों होता है? ठीक है, देखो, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड to reflect, it is used to reflect the duality, the duality या double side nature of all transaction। यानी कि सभी ट्रांजेक्शन के दो नेचर होते हैं, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट, यानी कि एक पाने वाला तो दूसरा देने वाला। ठीक है, कहीं कुछ आया तो कहीं से कुछ गया, कभी प्रॉफिट हुआ तो कभी लॉस हुआ, यानी कि कहीं प्रॉफिट है तो कहीं लॉस है। यानी कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, कहने का अर्थ क्या है, आराम से समझिए, कहने का अर्थ क्या है कि डेबिट एंड क्रेडिट डबल साइड नेचर को रिफ्लेक्ट करता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डुअल कॉन्सेप्ट को या डुअल नेचर को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान समझ लीजिए, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब समझो, क्या पैसे को हम कह सकते हैं पैसा आया या चला गया? ठीक है, नहीं, ये तो नहीं है भाई। ठीक है, ठीक। मनी डज नॉट मैटर इट्स अपीयर और डिसअपियर। मनी कभी भी अपीयर या डिसअपियर का मैटर है ही नहीं कि पैसा आया गया। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक। अपीयर या डिसअपियर का मतलब ऐसे लोग कहते हैं ना, पैसा आया और चला गया, गायब हो गया, नहीं भैया। ठीक है, कभी भी पैसा आता और चला नहीं जाता, ये गायब नहीं हो जाता है, बिल्कुल गलत चीजें हैं। होता क्या है, ठीक है, जो मनी है, मनी गो टू वन अकाउंट। ठीक है, और दूसरा, एक तो पैसा किसी एक अकाउंट में जाता है और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या तो पैसा किसी एक अकाउंट से आता है। इट हैज टू कम, इट हैज टू कम आउट फ्रॉम अनदर, आउट फ्रॉम अनदर। ठीक है, यानी कि एक के पास पैसा आया तो दूसरे के पास से पैसा गया। ठीक है, मनी गो टू वन अकाउंट, एक अकाउंट में पैसा जाता है और दूसरे अकाउंट से वो पैसा आता है। ठीक है, ठीक। अब देखो, जो अकाउंट है, ठीक है, मैंने क्या लिखा, मनी गो टू वन अकाउंट, इट हैज टू कम आउट फ्रॉम अनदर, तो दूसरे से आए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो, अकाउंट consider every transaction to involve a flow of economic benefit from a source to a destination। ठीक है, यानी कि जिस सोर्स से पैसा आ रहा है, सोर्स मतलब जहां से पैसा आ रहा है, और डेस्टिनेशन मतलब जहां को पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करता है, ये एक जो है फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, ये इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाता है फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, अगर जनरली लिखना चाहें तो अकाउंट्स कंसीडर एवरी ट्रांजेक्शन, every transaction, ओके, टू इन्वॉल्व, मैं अभी समझाऊंगा कि इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, टू इन्वॉल्व अ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन, फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स टू अ
डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उसी को अकाउंट क्या करता है, कंसीडर करता है। ठीक है, कि हर एक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट में, जिसमें एक सोर्स होता है और दूसरा डेस्टिनेशन होता है, फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। अच्छा, बात आती है कि सर इकोनॉमिक बेनिफिट है क्या। ठीक है, देखो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट इज द पोटेंशियल फॉर एन एसेट टू कंट्रीब्यूट टू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द फ्लो ऑफ एन एंटिटीज कैश। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट एक पोटेंशियल होता है किसी भी एसेट की कंट्रीब्यूशन में। ये चाहे डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी एंटिटी के कैश के फ्लो में। ठीक है, समझते हैं कि होता क्या है। बात आती है कि व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट है क्या, समझो। मैं डेफिनेशन भी लिखते जाता हूं। इकोनॉमिक बेनिफिट इज द पोटेंशियल, एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे, वीडियो स्किप नहीं करना है, एकदम अच्छे से लास्ट तक देखना है। और मैं अगले लेक्चर में इस पे अच्छे एडिशनल क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जिससे आपको आसानी से डेबिट और क्रेडिट करना आ जाए। फॉर एन एसेट टू contribute to either directly or indirectly to the flow of an entity's cash, ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूं कि अकाउंट में आपको एक एंटिटी के रूप में देखना है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट इज द पोटेंशियल फॉर एन एसेट टू कंट्रीब्यूट टू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द फ्लो ऑफ एन एंटिटीज कैश, यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट वो होता है जिसमें किसी भी एंटिटी के कैश के फ्लो में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट बोलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स कंसीडर एवरी ट्रांजेक्शन टू इन्वॉल्व अ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंट जो है सभी ट्रांजेक्शन के फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट में मदद करता है फ्रॉम सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, अब बात आती है डेबिट एंड क्रेडिट की। किसकी बच्चा लोग, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, देखो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड लिख लेते हैं क्रेडिट और एक साइड लिख लेते हैं डेबिट। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है बच्चा, द सोर्स। क्रेडिट को हम क्या एज्यूम कर लें, सोर्स। और डेबिट होता है डेस्टिनेशन। डेबिट क्या है, डेस्टिनेशन। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, डेबिट क्या है, डेस्टिनेशन, और क्रेडिट क्या है, सोर्स। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट में क्या क्या आएगा, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मैं आगे डिफाइन करूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है पढ़ा रखा है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको ओनर्स इक्विटी को डिफाइन किया है। मैं इसमें भी आपको ओनर्स इक्विटी क्या होती है डिफाइन करके बताऊंगा। उसके बाद से आता है लाइबिलिटी। क्या, लाइबिलिटी। उसके बाद से हमारा क्या आता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद से देखिए डेबिट में क्या आएगा, एसेट। ठीक है, एक्सपेंस,
और जो है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मतलब लाभांश, लाभ का वो हिस्सा जो अदर सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो देखो मैंने आपको पढ़ा रखा था क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बता रखा था अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, समझ लो ऐसे सिंपल भाषा में, ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो इक्विटी, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, अब बात आती है कि एसेट तो चला गया किसके लिए, डेबिट में। एसेट को हम क्या कर लेंगे, डेबिट, हमने ऑलरेडी लिख रखा है, एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा लोग, क्रेडिट हो जाएगी। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बट सर ओनर्स इक्विटी का क्या करें, बात तो ये आती है, ओनर्स इक्विटी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ओनर्स इक्विटी डेबिट या फिर क्रेडिट। ठीक है, चलिए भाई, तो एसेट तो डेबिट हो गई, लाइबिलिटी भी क्रेडिट हो गई। ठीक है, ओनर्स इक्विटी का क्या। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्या होगा। देखिए इक्विटी इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं, किसको, ये अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को। इक्विटी इज इक्वल टू हमारी होती है ओनर्स इक्विटी माइनस डिविडेंड्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि रिटेन्ड अर्निंग क्या निकालेंगे। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकाली जाएगी, यहाँ लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू होता है हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, रेवेन्यू क्या, जो हमने कमाया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ओवरऑल जो कमाया वो रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद से आती है रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है। देखो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, एज द प्रॉफिट यूज्ड फॉर फ्यूचर, एज द प्रॉफिट यूज्ड फॉर फ्यूचर, एज द प्रॉफिट यूज्ड फॉर फ्यूचर, यानी कि जो प्रॉफिट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे लिखा था इक्विटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी माइनस डिविडेंड प्लस रेवेन्यू माइनस प्लस रिटेन्ड अर्निंग। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें, तो इसको हम और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इक्विटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, ठीक है, माइनस डिविडेंड्स, माइनस डिविडेंड्स प्लस रेवेन्यू, प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ओके, चलिए सो अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चा लोग, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी माइनस डिविडेंड, डिविडेंड प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ओके, ये हो गई हमारी की पूरी क्या बात। ठीक है, माइनस एक्सपेंस, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको
और रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा और रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो देखिए क्या बनता है। ठीक है, प्लस वाले को एक साइड ला लेंगे, माइनस वाले को एक साइड, तो यहां पे बनेगा डिविडेंड, ठीक है, प्लस एक्सपेंसेस प्लस एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ठीक है, प्लस ओनर्स इक्विटी और हमेशा ओनर्स इक्विटी पेड इन मानेंगे, प्लस रेवेन्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट। और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। ओके, यानी कि लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, ये सब क्रेडिट। ठीक है, डिविडेंड, एक्सपेंस और एसेट ये हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। अब देखो इसके लिए क्या है कि डेबिट कब करेंगे, यानी कि अगर डिविडेंड बढ़ता है, ठीक है, ठीक, तो डेबिट, यानी कि डेबिट कब होगा बच्चा? जब इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये चीजें इंक्रीज होंगी तो डेबिट, और डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। बस इतना याद रखना है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हुआ डिविडेंड, एक्सपेंस, एसेट, ये सारी चीजें अगर क्या होती हैं? इंक्रीज होती है। जैसे कि फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, तो फर्नीचर क्या है? एक तरीके का एसेट है, टेंजिबल एसेट। तो परचेज किया तो क्या हो गया? परचेज मतलब एसेट बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश भी हमारा एसेट है, कैश तो कम हुआ होगा, पैसा दिया तो कैश कम हुआ, ठीक है, तो क्या? क्रेडिट। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? तो ऐसे हम क्या करते हैं, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। सेम इसका अपोजिट कर दीजिए। डेबिट कब होगा? जब ये घटेगा। डेबिट कब होगा? जब ये घटेगा। ठीक है, और क्रेडिट कब होगा? जब बढ़ेगा। ठीक है, क्रेडिट कब होगा? जब ये बढ़ेगा। जैसे कि हमने सेल करा तो कैश बढ़ा, तो सेल क्रेडिट। ठीक है, ठीक, तो डेबिट, ठीक है, बढ़ने पे, और डेबिट घटने पे। ये बात हुई। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट रिफ्लेक्ट द ड्यूअलिटी ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा हमने क्या देखा? डेबिट आर डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट, क्रेडिट आर लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू। Debit represent the flow of economic benefit to a destination and credit represent to the flow of economic benefit from a source. तो डेबिट डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता और क्रेडिट डेस्टिनेशन को। ठीक है, ठीक है, क्रेडिट डेबिट जो है रिप्रेजेंट करता है डेस्टिनेशन एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है सोर्स को। अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड, डिविडेंड प्लस एक्सपेंसेस प्लस एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उन्हें सॉल्व करेंगे जिससे आप डेबिट और क्रेडिट को आसानी से कर पाएं। आप वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अभी पढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको अकाउंटिंग सिखा करके छोड़ूंगा। ठीक है, आप कितने भी कमजोर हों, आपको डेबिट क्रेडिट करना बिल्कुल आ जाएगा। आप अकाउंटिंग के एक एक टर्म से बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को रिलेट कर पाएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। घर पे पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। बाय बाय।